हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अदिति, स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यूपी जुडिशरी के एसए पेपर में जब आप मेंस देते हैं तो आपका एक पेपर आता है जिस इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। तो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में सबसे ज्यादा मस्ट जो आपको प्रैक्टिस करना होता है वो होता है एसए राइटिंग। तो एसए राइटिंग, ट्रांसलेशन और प्रेसेस आपके 100 मार्क्स के आते हैं। एसए राइटिंग के में काफी सारे बच्चों को इश्यूज आता है। आप जानते हैं कि एसए राइटिंग मतलब वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप स्ट्रक्चर्स को समझ के अपने शब्दों को स्ट्रक्चर में डाल के फिर एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से और उतनी कम टाइम में आप अपने एसे को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसपे आपके ऐसे बनाए जा सकते हैं टॉपिक पे। मैंने इस टॉपिक को लेके पहले ही बताया था मेरे फर्स्ट वीडियो में ही कि किस किस टॉपिक से आपके रिलेटेड होते हैं ऐसे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके करंट न्यूज से रिलेटेड आ जाते हैं, जो चल रही होती हैं। कुछ डिबेट जो चल रहे होते हैं उससे डाल दिया जाता है। कुछ आपके फिजिकल जो मौसम इन्वायरमेंटल चेंज पे डाल दिया जाता है। कुछ ऐसे के टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके बुक के बेसिस पे होता है। तो इसी सीरीज में आपने अभी सुना होगा, अभी काफी सारे आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो काफी फेमस रहा, क्योंकि अभी आपके 3 प्रोसीजरल लॉ चेंज किए गए हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। तो इसलिए हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है ये कि आने वाले आपके एग्जाम के मेंस में आई थिंक आपसे आर्टिकल 44 पे ऐसे राइटिंग पूछा जा सकता है। जैसे ही आपसे आर्टिकल 44 पूछा जाएगा, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन रीड किए हैं बेटर वे में तो आपने आर्टिकल 44 के ओरिजिन को समझा होगा। बट फिर भी एक स्ट्रक्चर माइंड में होना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे के पूरे स्ट्रक्चर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वर्ड्स भी ज्यादा देना होता है, लिमिटेड हमारे वर्ड्स होते हैं और काफी इफेक्टिव होना चाहिए। तो देखिए, पहले तो ये कि आपको इसमें जितना लीगल वर्ड्स आप यूज कर सके आपको करना है, और सेंटेंस आपको अपने जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है उसके आधार पे बनाना होता है, तभी आप ऐसे लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि 2-3 ऐसे आपने रट लिया बस ऐसे हो गया। ऐसे आप ऐसे आधा या मुश्किल से 20 या 30 पैराग्राफ लिख के रुक जाएंगे। देखिए, जैसे ही आपके सामने आता है टॉपिक आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ही आता है, सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ठीक है। और ये चीजें आपको सबसे पहले डिफाइन करनी है कि इसका बैकग्राउंड। देखिए, बैकग्राउंड की पहले हम आर्टिकल 44 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या है ये। तो आप देखते हैं कि डीपीएसपी में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपके आर्टिकल 44 को रखा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं इसे फंडामेंटल राइट में रखा गया, इसे डीपीएसपी में क्यों रखा गया? क्योंकि डीपीएसपी में जो भी आपके आर्टिकल्स रखे गए वो इस बेसिस पे रखे गए कि इन फ्यूचर इसे अडॉप्ट किया जा सकता है, इसे अप्लाई करवाया जा सकता है इन फ्यूचर। जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मेंटली लोग प्रिपेयर नहीं थे उसे अडॉप्ट करने के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियली भी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इसे अडॉप्ट कर सके। तो इसलिए हमने इसको रखा डीपीएसपी में, ताकि इन फ्यूचर में इसे क्या किया जा सके, अप्लाई किया जा सके, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में 2 तरह के लॉ होते हैं। लॉ कितने होते हैं? 2 टाइप्स लॉ होते हैं। एक वो लॉ जो सब पे इक्वल अप्लाई होता है, एक हमारे पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में हम क्या, पर्सनल लॉ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये क्या होता है, पर्सनल होता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें तो सिर्फ हिंदुओं के कल्चर, उनके चीजों से रिलेटेड होता है, लेकिन मुस्लिम मैरिज की बात करें तो उनका एडॉप्शन, उनका मेंटेनेंस, उनका डाइवोर्स, ये सारे उनके बेसिस के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में कितने लॉ होते हैं? 2 लॉ होते हैं। एक होता है पर्सनल लॉ और एक होती है हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, जो इक्वली सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए आर्टिकल 44 को यूनिफॉर्म किया गया था, ताकि जो पर्सनल लॉ हो, एक ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जो कि पर्सनल लॉ पे भी अप्लाई हो सके, ठीक है, जिसके तहत हम पर्सनल लॉ पे भी बाकी सारे लॉ को जैसे कि आईपीसी और सीआरपीसी को अप्लाई कर सके। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम इसको स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे हमारे केस को कि शाहबानो का केस आया था या डेनियल लतीफ का केस था और सरला मुग्दल का केस था। ये 3 ऐसे केसेस हैं। इसके अलावा आप रिसेंट केस भी ऐड कर सकते हैं। रिसेंट केस अगर ऐसे रिलेटेड कोई इफेक्टिव है तो आप
उसे ऐड कर सकते हैं कि हाँ ये भी केसेस हैं, बट मैंने ऐसे 3 फेमस केसों को लिया है जिसमें आप इसे समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे पहले अपने ऐसे में आपने इसके बैकग्राउंड को समझा कि इसको लाया क्यों गया, डीपीएसपी में इसे क्यों रखा गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल रखे गए वो इसलिए रखे गए कि इन फ्यूचर इसे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, इन फ्यूचर इसे अप्लाई करवाया जा सकता है, क्योंकि हम उस समय जब हमारा स्ट्रक्चर, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी जो मेंटली लोगों में इतनी चीजें फैलाना या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, इस वजह से। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज आर्टिकल 44। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, बैकग्राउंड से आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफाइन करना है कि आर्टिकल 44 क्या है। तो ये एक यूनिफॉर्म एज द वर्ड से, यूनिफॉर्म शब्द जो है वो कहता है इंक्लूड द पर्सनल लॉज। ये क्या किसको इंक्लूड करता है, सारे पर्सनल लॉ को। पर्सनल लॉ में क्या क्या आते हैं आपके, हिंदू मैरिज एक्ट आता है और मान लीजिए मुस्लिम मैरिज एक्ट आ गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना मैं हिंदू मैरिज एक्ट मानता हूं ना मैरिज, तो उनके लिए भी सेकुलर मैरिज एक्ट है, ठीक है। तो ये सारे पर्सनल लॉ को भी इंक्लूड किया जाता है ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के लिए, दैट आर अप्लाइड इक्वली, जो अप्लाई होता है इक्वल रूप में, नो मैटर टू विच रिलीजन, सेक्स, जेंडर एंड ओरिएंटेशन। कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता है। आर्टिकल 44 के तहत आपके पर्सनल लॉ पे भी आईपीसी सीआरपीसी को इक्वली अप्लाई किया जाएगा। तो ये आप आर्टिकल 44 को पहले डिफाइन करेंगे, बट इतना ही नहीं, मैं तो एक स्ट्रक्चर बता रही हूं, तो हमारे शब्द लिमिटेड हैं, बट आप अपने शब्दों को और भी ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे और इसे इसके कॉन्सेप्ट बेस पे इसको डिफाइन करेंगे। फिर आप आएंगे, अभी हमने जैसे कहा कि बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड ये था जब हमारा स्ट्रक्चर, जब हमारी संविधान बन रही थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारे लॉज अलग थे, सबको जैसे राइट टू इक्वालिटी दिया गया। आर्टिकल 44 में क्या कहा गया कि सबको समानता का अधिकार है, सबको अपने, इसके अलावा हमारे संविधान ने अधिकार दिया कि सबको अपने धर्म के अकॉर्डिंग रहने का अधिकार है, ठीक है। इन चीजों को देखते हुए आर्टिकल 44 को डीपीएसपी में रखा गया, ताकि इन फ्यूचर जब भी ऐसा कुछ होता है, ऐसी परेशानियां आती हैं, तो डीपीएसपी को अप्लाई किया जा सके। तो बैकग्राउंड में इसके अलावा ये बैकग्राउंड में आप लिखेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूसीसी डेट्स बैक टू द कॉलोनियल इंडिया when ब्रिटिश गवर्नमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1835। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट सबमिट हुआ था 1835 में, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इट इज स्ट्रेस द नीड फॉर यूनिफॉर्म द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स, इंडियन एविडेंस, आईपीसी, ईटीसी। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लॉज ऐसे थे जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये क्या थे, ये लॉ ऐसे थे जो हर कम्युनिटी पे ये इक्वल लॉ थे, ठीक है, किसी का पर्सनल नहीं था। बट हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करें तो ये क्या थे, पर्सनल लॉ थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका बैकग्राउंड, आप व्हाट इज आर्टिकल 44, ठीक है। फिर इसके अलावा जब आप ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले उस शब्द को डिफाइन करते हैं, जैसा आपने अभी डिफाइन कर लिया। फिर उसका बैकग्राउंड लिखते हैं, आपने बैकग्राउंड भी समझा, आपने बैकग्राउंड लिख लिया। अब आपको सोचना है अब क्या लिखना है, अगला टॉपिक। तो एग्जामिनर्स आपके इंडिया में वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये एक चुनौती है आपके सामने कि आप इसके अलावा ये चैलेंज है, किस तरीके से ये चैलेंजिंग है, क्यों चैलेंजिंग है, इसके निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ये आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे आपके ओपिनियन, एग्जामिनर आपसे ऐसे में आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं, कह रहे कि ब्रिटिश रूल फोर्स BN राय कमिटी, इसमें कौन थे, BN राय की कमिटी थी टू कॉडिफाई हिंदू लॉ 1941, जब कॉडिफाई किया गया हिंदू लॉ को सन 1941 में, ठीक है। इसके अलावा अब जब आप इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके डिफिनेशन को लिख लेंगे, बैकग्राउंड को लिख देंगे, ये चैलेंज है, इस हेडिंग को कंप्लीट कर लेंगे। फिर चूंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, केस लॉज के बिना तो हमारा ऐसे कंप्लीट ही नहीं होगा, तो अब हमें दिखाना है हमारे केस लॉ, यानी कि वेरियस जजमेंट, जो इस चीज को देखते हुए यूसीसी के बेस पे जो
अलग अलग जजमेंट्स आए थे। तो इस सीरीज में हम देखेंगे सबसे पहले शाहबानो का केस। शाहबानो के केस में ये आया था 2017 में, जिसमें कहा गया ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड मेड इट क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप ट्रिपल तलाक 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 कह के 3 बार में तलाक देते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये चीजें कही गई शाहबानो के केस में। इसके बाद आया डेनियल लतीफ का केस। डेनियल लतीफ के केस में यह क्या आ गया कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी की, 125 सीआरपीसी की जो धारा है, उसमें मुस्लिम विमेन्स भी इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने का, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं है। इसलिए यूसीसी के तहत ये कहा गया डेनियल लतीफ के केस में कि सेक्शन 125 जो है वो मुस्लिम विमेन्स पे भी अप्लाई होता है और वो भी इसके तहत मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है। इसके बाद आता है हमारा सरला मुग्दल का केस। यानी कि सरला मुग्दल के केस में कहा गया था कि सेकेंड मैरिज, जैसे कि मुस्लिम एक्ट में क्या है कि आप 2, 3, 4 शादियां कर सकते हैं, तो इसमें कहा गया कि जो सेकेंड मैरिज सोलोमनाइज होता है आफ्टर कन्वर्टिंग इस्लाम, जब आप धर्म को बदल के परिवर्तित करके, जैसे इसका फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म का परिवर्तन करके कई सारी शादियां शुरू कर दी। लोगों ने शादी 1, 2, 3, तो इस तरीके से ये सरला मुग्दल के केस में देखा गया और कहा गया कि अगर धर्म परिवर्तित करके आप दूसरी शादी करते हैं तो वो भी सेक्शन 494 494 आईपीसी की धारा 494 की तरफ आप एक क्या होंगे, क्रिमिनल ऑफेंसर, क्रिमिनल माने जाएंगे। ये भी एक अपराध, बी एन इस्लाम वुड बी एन ऑफेंस अंडर 494, ये भी क्या है, अपराध है। यानी कि इन 3 केसों में ये कहा गया, आप देख सकते हैं कि जैसे कि शाहबानो का जब केस था तो उसमें उन लोगों में हिंदू मैरिज में आप देखेंगे ट्रिपल तलाक का प्रावधान है। आप तलाक 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 कह के किसी को तलाक दे सकते हैं, लेकिन ये चीजें 2017 में जब शाहबानो का केस आया तो इसमें बैन कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, ऐसे ये क्या है, ये सही नहीं है ट्रिपल तलाक और ये असंवैधानिक है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो ये है, आई होप कि आपको यूसीसी समझ में आया होगा, इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा, बैकग्राउंड समझ में आया होगा और इनसे रिलेटेड केस लॉज आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगी, सबसे पहले आपको लिखना होता है आर्टिकल 44 क्या होता है। आप जब यूसीसी को लेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेंगे, अगर टॉपिक आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बैकग्राउंड को लिखेंगे, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट को लिखेंगे और उससे रिलेटेड जजमेंट लिखेंगे। फिर लास्ट आपका सजेशन कि आप एज अगर जज हैं, आप इस केस को डिसाइड कर रहे हैं तो आपका ओपिनियन क्या होगा। ये बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके नंबर गेन होते हैं। तो ये है आर्टिकल 44 का पूरा डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे तुरंत आप एक पेन लेके और एक पेज लेके आर्टिकल 44 हेडिंग देके और इन शब्दों को एक स्ट्रक्चर में बना के और ऐसे लिखेंगे। जैसे ही आप इसको स्ट्रक्चर बना के इसको ऐसे लिखेंगे, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप फिर से इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो ऐसे होगा उसको इसी बेस पे तैयार कर सकते हैं। अब बहुत सारे अगर ऐसे के स्ट्रक्चर को आप समझ लेंगे तो आप उस बेस पे कई सारे ऐसे को राइट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे प्लस कोर्स में हमारे जो स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां हमारे प्लस कोर्स चलाए जाते हैं, जहां पे इसके रिकॉर्डेड पीडीएफ कंटिन्यू सीरीज चलाया जा रहा है। आपके ऐसे की प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी प्रैक्टिस कराया गया है। इसके पूरे ऐसे, ये तो बस एक स्ट्रक्चर है, इसका कंप्लीट ऐसे के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।